Hello guys, welcome back to my channel. This is Zoologist AK and I'm Aarti Kaushik here again with the topic development of tetrapod limb, and this is part 3rd of my topic. In this video I'm going to focus on the anterior posterior axis, that means the development of limb from our thumb region to our little finger region. As we know that both our forelimb and hind limb consist digits, so in both cases we will focus on anterior posterior axis formation. In this topic I'm going to include all these points. And if you want to watch my previous parts, that is part 1 in which I have explained about limb bud formation and induction of limb, and part 2 in which I have explained about the proximal distal axis, that means the generation of a limb from our shoulder region towards the digital region, or from our hip region towards the toes region in case of hind limb. So please click on the link that I am sharing in the description box given below. Thank you so much again for clicking on my video. Let's begin with me for the clear understanding of the development of this anterior posterior axis or development of our fingers or digits. जब कभी भी हम बात करते हैं एंटीरियर से पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन की, थंब से लिटिल फिंगर वाले रीजन की फॉर्मेशन की जब भी बात करते हैं तो हम सोनिक एजोग को पढ़ते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के केस में। तो इसका जो रोल है कि ये हमारी पोस्टीरियर एक्सिस को स्पेसिफाई करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था रिडल के थ्रू। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उन्होंने, और वो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने एम्ब्रोनिक चिक के फिब्रोब्लास्ट के साथ। उन्होंने फिब्रोब्लास्ट में सोनिक एजोग जीन को क्या कर दिया, ट्रांसफेक्ट कर दिया। तो वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट सेल्स में सोनिक एजोग एक्सप्रेस हो जाता है, ट्रांसलेट होकर वो अपने प्रोटीन को सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रीजन उस रिजल्ट क्या आता है, मिरर इमेज फॉर्म होती है किसकी, डिजिट की। यहाँ पे भी डिजिट फॉर्म हो रही है, यहाँ पे भी सेम डिजिट फॉर्म होती हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि सोनिक एजोग के बीच में और जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी है उन दोनों के जो बीच में एक एसोसिएशन है, जो बाद में कंफर्म की गई गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के साथ। ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन थी HX जो म्यूटेंट प्रोड्यूस किए गए थे माइस में, उनके थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया था। जो HX है वो स्टैंड करता है यहाँ पे हेमीमेलिक एक्स्ट्रा टॉय के लिए। इट मीन्स जो HX जो म्यूटेंट थे उनमें एक एक्स्ट्रा टॉय फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, एक एक्स्ट्रा टॉय फॉर्म होता है, और ये जो आइडेंटिफाई किया गया था माइस में आइडेंटिफाई किया गया था। तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो HX म्यूटेंट है वो कैट में भी, ह्यूमंस में भी और माइस में भी क्या क्रिएट करते हैं, एक एक्स्ट्रा डिजिट की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो फिनोटाइप है ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये ए सिंगल बेस पेयर के डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस किया जाता है। वो सिंगल जो बेस पेयर डिफरेंस है वो किस में होता है, जो सोनिक एजोग की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो हमारे स्पेसिफाई करता है डिजिट को। यहाँ पे हमारा जीन होगा, यहाँ पे हमारे एनहेंसर होंगे, और जीन से पहले होगा प्रमोटर, ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो एनहेंसर है, उस एनहेंसर का जो बेस पेयर सीक्वेंस है उसमें एक बेस पेयर यहाँ पे क्या था, डिफरेंट था, जिसकी वजह से ये HX म्यूटेंट यहाँ पे फॉर्म हुए। ये जो सोनिक एजोग का जो एनहेंसर है, यहाँ पे सोनिक एजोग जो एनहेंसर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो हाईली कंजर्व होते हैं, और ये जीन से, कौन सा जीन, सोनिक एजोग जीन से 1 मिलियन बेस पेयर अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है कि ये जो HX म्यूटेंट है वो एनहेंसर में एक बेस पेयर के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा डिजिट फॉर्म होती है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था मास एंड फेलन ने 2005 में। उन्होंने एक रिपोर्टर बनाया था, रिपोर्टर कंस्ट्रक्ट किया था। और वो रिपोर्टर कैसे कंस्ट्रक्ट किया था, उन्होंने यहाँ पे रिपोर्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन है, जिसको हम स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी म्यूटेशंस को यूज़ करते हैं। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन था उसको सोनिक एजोग जीन के एनहेंसर रीजन में उन्होंने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, वाइल्ड टाइप में भी और म्यूटेंट टाइप में भी, वाइल्ड टाइप में भी और म्यूटेंट टाइप में भी उन्होंने उसको इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से रिपोर्टर कंस्ट्रक्ट हो गया। जो रिपोर्टर है वो किस में इंजेक्ट किया गया, वो प्रोन्यूक्लियाई में इंजेक्ट किया गया, एक न्यूली फर्टिलाइज्ड माउस के एग में, ताकि जो माउस जब आगे एम्ब्रियो प्रोड्यूस करे तो वो ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो हो। तो वो जो ट्रांसजेनिक एम्ब्रियो थी माउस की, उसमें क्या होता है, उसमें एक रिपोर्टर जीन प्रेजेंट होता है। अगर वो वाइल्ड टाइप एनहेंसर के साथ प्रेजेंट होता है
और उसको हम स्टेन करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, तो वो ये रिवेल करता है कि एक सिंगल पैच ऑफ एक्सप्रेशन होता है पोस्टीरियर मेसोडर्म में, फोरलिम में भी और हिंडलिम में भी, और वो एक्सप्रेशन किसका होता है, सोनिक एजोग का होता है, जो डिजिट की फॉर्मेशन करता है। बट जब माउस जिसमें म्यूटेंट प्रेजेंट था एचएक्स का, उसमें ये रिपोर्टर्स प्रेजेंट थे, तो उन्होंने ये शो किया बीटा गैलेक्टोसाइडेज की स्टेनिंग के थ्रू, उन्होंने ये जो है वो ये शो किया कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन है लिम्ब बर्ड का, उन दोनों में इसकी एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा लिम्ब की जनरेशन होती है, और पोलीडेक्टाइली होती है ह्यूमंस की केस में, और अदर मैमल्स के केस में लाइक कैट्स वगैरह के केस में एक्स्ट्रा डिजिट फॉर्म होती है। यहाँ पे हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज को बस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया है कि ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्सप्रेशन कहाँ पे हो रहा है। तो वाइल्ड टाइप में तो सोनिक एजोग एंटीरियर में भी एक्सप्रेस होता है, सॉरी पोस्टीरियर, ओनली पोस्टीरियर में एक्सप्रेस होता है। पर एच एक्स जो म्यूटेंट होते हैं उनमें वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों में एक्सप्लेन होता है, जिसकी वजह से पोलीडेक्टाइल होती है, मतलब मल्टीपल डिजिट फॉर्म होती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो सोनिक एजोग होता है उसके एनहेंसर्स होते हैं। एनहेंसर्स जो होते हैं उन एनहेंसर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे हमने म्यूटेंट में देखा और वाइल्ड टाइप में देखा, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव इफेक्ट है। सेकंड, एंटीरियर रीजन में लिम्ब बर्ड के कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं जो सोनिक एजोग के एनहेंसर को क्या कर देते हैं, सुप्रेस कर देते हैं। क्या होता है, मैंने ये बात की कि यहाँ पे मान लो सोनिक एजोग का जीन है, यहाँ पे प्रमोटर है जो इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यहाँ पे एनहेंसर है। तो जो एनहेंसर है, जब हम बात करते हैं अपनी डिजिट की, तो यहाँ पे हमारा एंटीरियर होता है और यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर होता है। तो जो एंटीरियर है लिम्ब बर्ड की जब मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जब एंटीरियर होगा और पोस्टीरियर होगा, तो जो एंटीरियर रीजन होगा उसमें कुछ रिप्रेसर प्रेजेंट होंगे जो सोनिक एजोग के एनहेंसर को यहाँ पे क्या कर देंगे, सुप्रेस कर देंगे उसकी एक्टिविटी को, जिसकी वजह से जो जीन है, सोनिक एजोग जीन है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है एंटीरियर रीजन में, बट कि वो पोस्टीरियर रीजन में अच्छे से एक्सप्रेस हो पाता है और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है सोनिक एजोग का, किसमें, पोस्टीरियर रीजन में। बट जब ये म्यूटेंट होते हैं तो वो पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों में एक्सप्रेस होकर एक्स्ट्रा डिजिट फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से तो ये जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन किसमें है, लिम्ब एनहेंसर में है, और वो एनहेंसर किसका है, सोनिक एजोग का, जिसकी वजह से पोलीडेक्टाइलिक फॉर्म होती है ह्यूमंस में भी और अदर मैमल्स में भी। सेकंड आता है कि कैसे जो सोनिक एजोग है वो स्पेसिफाई करता है डिजिट आइडेंटिटी को। डिजिट आइडेंटिटी का मतलब है कि फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब डिजिट आइडेंटिफाई कर अपनी आइडेंटिटी को लेती हैं, वो सोनिक एजोग के थ्रू लेती हैं। कहीं पे उसका एक्सप्रेशन कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं AER की, AR ये रीजन है हमारा, AER एपिकल एक्टोडर्मल रिज, जिसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। तो इस जो सेल्स है सोनिक एजोग की, जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट होंगी, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट होती है हमारी सोनिक एजोग की सेल्स, ये कभी भी एपोप्टोसिस नहीं करती, सेल डेथ नहीं होती है इनमें। और जो डिसेंडेंट होती हैं इन सोनिक एजोग सिक्रेटिंग सेल्स की, डिसेंडेंट मतलब इनकी डॉटर सेल्स, सोनिक एजोग को सिक्रेट करने वाली सेल्स की जो डॉटर सेल्स होती हैं वो बोन और मसल्स बनाती हैं लेट, जब हमारी एम्ब्रियो फॉर्म लेट जब हमारी लिम्फ फॉर्म हो जाती है उसके बाद। तो जो स्पेसिफिकेशन है डिजिट की, इसमें प्राइमोडियल का मतलब है कि जब तक हमारी कोई डिजिट फॉर्म नहीं हुई तो एक प्राइमोडियल रीजन फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं कि किसी का भी वंशज, ठीक है। तो जो प्राइमोडियल है उसमें प्राइमरी जो डिजिट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो कितने टाइम तक सोनिक एजोग जीन एक्सप्रेस हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। प्राइमरी मतलब पहले जब ये सिग्नल मिलेगा कि डिजिट फॉर्म होनी है, तो वो प्राइमरी सिग्नल सोनिक एजोग जीन के टाइम ऑफ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टाइम ऑफ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो डिजिट की स्पेसिफिकेशन है कि कौन सी डिजिट फॉर्म होनी है, वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोनिक एजोग के प्रोटीन की, कि कहीं पे उसका ग्रेडियंट बोलेंगे हम इसको। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि कहीं पे सोनिक एजोग प्रोटीन ज़्यादा है, कहीं पे वो कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मोस्ट पोस्टीरियर जो डिजिट होती है, मोस्ट पोस्टीरियर डिजिट हमारी क्या होती है, फिफ्थ डिजिट, इसमें सोनिक एजोग का जो एक्सप्रेशन है वो लॉन्गर होता है, मतलब उसका टाइम ऑफ एक्सप्रेशन लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। और वो
ऑटोक्राइन मैनर में होता है। ऑटोक्राइन क्या होता है कि वो अपना एक्सप्रेशन खुद ही करा रहा है, मतलब सेल्स सोनिक एजोग प्रोटीन को सिक्रेट कर रही है और वो उसी सेल्स पे एक्ट कर रहा है, उसको हम ऑटोक्राइन मैनर बोलेंगे। इसी वजह से सोनिक एजोग जो है वो फिफ्थ डिजिट में लंबे टाइम तक एक्सप्रेस हो पाता है। अगर डिजिट थर्ड की मैं बात करूं तो उसमें सेल्स जो सिक्रेट करती हैं किसको, सोनिक एजोग को, वो शॉर्टर पीरियड के लिए करती हैं एज कंपेयर टू डिजिट फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में लंबे टाइम तक होगा। तो दोनों ही जो यहाँ पे डिजिट थर्ड है और जो फोर्थ है वो दोनों ही किस पे डिपेंड करती हैं, डिफ्यूजन पे डिपेंड करती हैं। डिफ्यूजन किसका, सोनिक एजोग का। वो डिफ्यूजन कहाँ से होगा, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी से होगा, क्योंकि वहीं पे सोनिक एजोग को सिक्रेट करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं सेल्स में। तो इनका डिफ्यूजन कितना हो रहा है, कितनी कंसंट्रेशन में हो रहा है, उस पर ये डिपेंड करती हैं और टाइम ऑफ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो जो डिजिट 2 होती है और डिजिट फर्स्ट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जो डिजिट 2 होती है वो सोनिक एजोग के डिफ्यूजन पे डिपेंड करती है। मींस डिफ्यूजन मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सोनिक एजोग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जो डिजिट फर्स्ट होती है वो सोनिक एजोग के डिफ्यूजन पे डिपेंड नहीं करती, ना ही उसके टाइम पे डिपेंड करती, तो वो सोनिक एजोग पे इंडिपेंडेंट होती है, वो अपनी इंडिपेंडेंट ग्रोथ करवाती है। वोर्गस एंड फैलन ने 2005 में एक अजम्पशन दी। उन्होंने प्रपोज किया कि जो डिजिट फर्स्ट है वो स्पेसिफाई की जाती है होक्स D13 की वजह से, और वो तभी स्पेसिफाई की जाती है इस होक्स जीन के थ्रू जब अब्सेंस हो किसकी, होक्स D12 की अब्सेंस हो। अगर यहाँ पे होक्स D12 प्रेजेंट होगा तो वो डिजिट फिफ्थ फॉर्म कर देगा, इसीलिए जब इसकी अब्सेंस होगी तभी ये होक्स D13 ट्रांसक्राइब हो पाएगा और फर्स्ट डिजिट की फॉर्मेशन कर पाएगा। सो यहाँ पे जो सोनिक एजोग है वो दो टेम्पररी डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म के साथ काम करता है। पहला मैकेनिज्म क्या है कि जो सोनिक एजोग है वो स्पेसिफाई करता है डिजिट की आइडेंटिटी को। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सोनिक एजोग है वो एक मोर्फोजन की तरह एक्ट कर रहा है। जब डिजिट आइडेंटिटी स्पेसिफाई करनी होती है तो वो उन्हें पहले कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है डिजिट की आइडेंटिटी, और उसके बाद कितने टाइम तक एक्सपोजर हो रहा है सोनिक एजोग के प्रोटीन के अगेंस्ट उन सेल्स का, उस पे डिपेंड करता है कि कौन सी डिजिट फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है डिजिट की वो सोनिक एजोग के मोर्फोजन की तरह एक्ट करने की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो डिजिट हैं वो पहले फॉर्म होती हैं कंसंट्रेशन के बेस पे, फिर फॉर्म होती हैं टाइम ऑफ एक्सपोजर, सोनिक एजोग का कितनी टाइम तक एक्सपोज रहती हैं वो सेल्स इस ग्रेडियंट के अगेंस्ट। सेकंड, जो सोनिक एजोग है वो एक माइटोजन की तरह एक्ट करता है। वो एक माइटोजन की तरह एक्ट करता है जो स्टिमुलेट करवाता है प्रोलिफरेशन एंड एक्सपेंशन। यहाँ पे हमारी लिम्ब मेसेंकाइम जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, माइटोसिस स्टेट में होती हैं, प्रोलिफरेशन की स्टेट में होती हैं। तो उनको ये क्या करवाता है, उनका एक्सपेंशन करवाता है ताकि जो लिम्ब बड है उसकी शेप बनी रहे और वो अलग अलग शेप में फॉर्म करके हमारी डिजिट्स को फॉर्म कर दे। तो समझते हैं ये मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म होता है जो सोनिक एजोग यहाँ पे क्रिएट करता है और हमारी डिजिट की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है। क्या होता है जो सोनिक एजोग होता है, सोनिक एजोग वो एक डिजिट आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करता है किसके थ्रू, सेल साइकिल रेगुलेशन के थ्रू एंड BMP पाथवे के थ्रू, BMP पाथवे और सेल साइकिल रेगुलेशन। क्या होता है जो मैंने बोला यहाँ पे कि जो टाइम है, टाइम एंड कंसंट्रेशन दो मेजर फैक्टर होते हैं जो सेल की आइडेंटिटी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो जो टाइम और कंसंट्रेशन है सोनिक एजोग की, उसकी वजह से ग्रेडेड एक्टिवेशन हो पाता है, ग्रेडेड एक्टिवेशन हो पाता है किसका, कुछ डाउनस्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शनल इफेक्टर्स का। और ये जो इफेक्टर्स हैं इनको बोलते हैं GLI3 इफेक्टर्स। ये जो GLI3 हैं ये डाउन रेगुलेट करते हैं CDK6 को, जिसकी वजह से जो प्रोलिफरेशन हो रहा है कार्टिलेजिनियस प्रोजेनिटर सेल्स का
वो होता है ACDK6 क्या करता है, सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो ये क्या करवाएगा, कार्टिलेजिनियस सेल्स को प्रोलिफरेट करवाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये GLI3 इसको डाउन रेगुलेट कर रहा है, मतलब इसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। और ये जो GLI3 है उसका और क्या फंक्शन होता है, ये प्रमोट करता है BMP को प्रमोट करता है। और BMP फिर क्या करता है, कार्टिलेज में डिफरेंशिएशन को स्टिमुलेट करता है। और वो स्टिमुलेशन कैसे करेगा BMP, ग्रिम्लाइन को इनहिबिट करके। ग्रिम्लाइन को क्या होता है, GLI3 प्रमोट करेगा BMP को, BMP इनहिबिट करेगा ग्रिम्लाइन को। इस ग्रिम्लिन जो है इसको इनहिबिट करके वो डिफरेंशिएशन करवा रहा है कार्टिलेज का। इस तरह ये जो ग्रिम्लिन है ये क्या होता है, ये इनहिबिट करता है BMP को। इट मीन्स ग्रिम्लिन और जो BMP है एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। और CDK6 जो होता है वो सेल साइकिल रेगुलेट होता है। ये सिंथेसाइज करता है हाइलुरोनिक एसिड को, जो सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है और कार्टिलेज प्रोजेनिटर सेल्स को डेवलप करता है ताकि कार्टिलेजेस फॉर्म हो सके। ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सोनिक एजोग का जो टाइम ऑफ एक्सप्रेशन है और जो उसकी कंसंट्रेशन है वो एक मैकेनिज्म क्रिएट करती है जिसकी वजह से डिजिट अपनी आइडेंटिटी को गेन करती है। और सेकंड जो मेन प्रिंसिपल है डिजिट की आइडेंटिटी को लेने का, वो किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, ये जो इंटर डिजिटल मेसोडर्म्स हैं इनके थ्रू वो डिटरमाइन की जाती है पर्टिकुलर डिजिट की आइडेंटिटी। और ये जो इंटर डिजिटल मेसोडर्म है ये क्या करता है, डिजिट्स के बीच में वेबिंग का काम करता है, वेब की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फिर जब डिजिट की आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है तो जो ये इंटर डिजिटल मेसोडर्म्स है इसमें अपोप्टोसिस हो जाता है, सेल डेथ हो जाती है। ये जो रेगुलेशन है डिजिट आइडेंटिटी का ये किसके थ्रू हो रहा है, BMP की कंसंट्रेशन के थ्रू। और ये BMP की कंसंट्रेशन किस में मेजर रोल प्ले करती है, इस इंटर डिजिटल मेसोडर्म्स में और इस इंटर डिजिटल स्पेस में और इस वेबिंग जो सेल्स हैं इसमें मेजर रोल प्ले करती है। और दूसरा जो फैक्टर है वो होता है GLI3 मेजर रोल प्ले करता है इस आइडेंटिटी की फॉर्मेशन में। तो ये जो रोल है GLI3 का एंड BMP का ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया था एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और ये एक्सपेरिमेंट किया था डान एंड फेलन ने 2000 में। उन्होंने क्या किया, जो वेबिंग है उसको रिमूव कर दिया कार्टिलेजिनियस कंडेंसेशन के बीच में। अब मैंने यहाँ पे बात की थी हाइलुरोनिक एसिड सिंथेज 2, हाइलुरोनिक एसिड सिंथेज 2 यहाँ पे फॉर्म होता है GLI3 के थ्रू, जो क्या करवाता है, कार्टिलेज की फॉर्मेशन करवाता है। और जैसे ही कार्टिलेज फॉर्म होंगे उनके बीच में वेबिंग हो जाएगी। तो ये जो वेबिंग है इसको रिमूव किया उन्होंने। तो जब उन्होंने रिमूव किया तो क्या होता है, जो चिक का हिंड लिम्ब है तो वहां पे डिजिट 2 और 3rd फॉर्म होती है। क्या होती है, डिजिट 2 और 3rd फॉर्म होती है। और जो सेकंड डिजिट है वो चेंज हो जाती है किसमें, कॉपी ऑफ फर्स्ट की कॉपी में वो चेंज हो जाती है, ठीक है। जब वेबिंग अदर साइड पे डिजिट 3rd की साइड पे जब वेबिंग को रिमूव किया जाता है तो जो 3rd डिजिट है वो सेकंड डिजिट की कॉपी फॉर्म कर लेती है। जब सेकंड और 3rd के बीच में इस वेब को रिमूव करेंगे तो जो सेकंड है वो फर्स्ट की तरह फॉर्म होगी। और जब 3rd और 4th डिजिट के बीच में वेबिंग को रिमूव करेंगे तो जो 3rd डिजिट है वो सेकंड की तरह फॉर्म होगी। ये जो रिजल्ट हैं ये ऐसे ही सेम रिजल्ट तब भी ऑब्टेन होते हैं जब इन वेबिंग की बजाय उन बीड्स को जो बीड्स क्या कंसिस्ट कर रही है, नोगिन क्या होता है, नोगिन इनहिबिटर होता है BMP का इनहिबिटर होता है ये। इस नोगिन की बीड्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है इन इंटरडिजिटल वेबिंग रीजन में। जब इंसर्ट कर दिया जाता है नोबिन को तो ऐसे सेम रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं। तो ये क्या प्रूव करता है कि जो पोजिशनल वैल्यू है इस वेबिंग की ये अल्टर की जा सकती है किसके थ्रू, BMP के लेवल के थ्रू। इट मीन्स BMP जो है वो मेजर रोल प्ले करता है डिजिट की आइडेंटिटी में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट लेवल जो है BMP का वो रेगुलेट करता है रिक्रूटमेंट, किसकी रिक्रूटमेंट, पोलराइजिंग जोन की,
पोलराइजिंग जोन का मतलब क्या है, सॉरी प्रोग्रेस जोन का मतलब क्या है कि वो जोन कॉन्टिन्यूस डिवीजन की स्टेट में रहेगा, तो उसमें क्या होंगी, मेसेंकाइम सेल्स होंगी। तो इसकी जो मेसेंकाइम सेल्स हैं उनको रिक्रूट करता है, उनकी सेल्स की रेगुलेशन करवाता है नोड्यूल्स में, वो नोड्यूल्स बाद में कार्टिलेज फॉर्म करते हैं और बाद में वो डिजिट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो डिफरेंट लेवल है, ये डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे कार्टिलेज फॉर्म करेगा और डिफरेंट टाइप्स की डिजिट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं सोनिक एजेंट, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, पॉजिटिव फीडबैक लूप। क्या होता है जब हमारी लिम्ब बड़ स्मॉल होती है, जैसे यहाँ पे स्मॉल है, तो हमारा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 एंड 10 सीक्रेट होते हैं जो प्रमोट करते हैं लिम्ब की आउट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पे है। जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी एक्सप्रेस करता है सोनिक एजोक को। तो फिर जब ये लिम्ब ग्रोथ हो जाती है तो उसकी क्या ग्रो हो जाती है, तो उस एक अनोदर रेगुलेटरी लूप क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। कैसे, जो बीएमपी होता है वो एक्सप्रेस होता है मेसोडर्म में। ये जो रीजन शो किया गया मेसोडर्म का रीजन है, और मेसोडर्म क्या होती है, प्रीकर्सर होती है मसल सेल्स की एंड स्केलेटल एलिमेंट की, स्केलेटल एलिमेंट लाइक बोन एंड कार्टिलेज की। तो ये क्या करती है, ये एक्सप्रेस करती है बीएमपी को, और जो बीएमपी है वो क्या करता है, डाउन रेगुलेट करता है किसको, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स को, लाइक फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 4, 9 एंड 17, और जो 17, और जो AER है, AER एपिकल एक्टोडर्मल रिज, उसमें वो डाउन रेगुलेट करता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 को। ठीक है, बट जो सोनिक एजोग होता है, सोनिक एजोग वो किस में है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी में, वो एक्टिवेट करता है ग्रिमलिन को। जो ग्रिमलिन है, ग्रिमलिन वो क्या करता है, वो इनहिबिट करता है, बीएमपी को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन हो पाता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स का, और लिम्ब बड़ की आउट ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, देन जो ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर पॉजिटिव फीडबैक लूप के थ्रू ग्रिमलिन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, जब ये ग्रिमलिन को इनहिबिट करेंगे तो ग्रिमलिन बीएमपी को क्या नहीं कर पाएगा, ग्रिमलिन बीएमपी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का लेवल कम हो जाएगा, और वो सोनिक एजोग को रिप्रेस करने वाले जो रिप्रेसर हैं, रिप्रेसर कौन से, ये ETV4 एंड ETV5, इनको क्या नहीं कर पाएगा, रिप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिप्रेस नहीं कर पा रहा इनको, तो सोनिक एजोग को का एक्सप्रेशन नहीं होगा। बट जैसे ही लेवल हाई हो जाता है किसका, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स का, वो एक्सप्रेशन करवाता है सोनिक एजोग का। सोनिक एजोग का एक्सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पे शो किया गया है। और जैसे ही सोनिक एजोग का लेवल हाई हो जाएगा, वो ग्रिमलिन को एक्सप्रेस करेगा, ग्रिमलिन दोबारा से एक्सप्रेशन करवाएगा फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का, उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा, फिर दोबारा से फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स इनहिबिट कर देंगे ग्रिमलिन को। ऐसे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होता है। फिर जैसे ही लिम्ब बड़ ग्रोथ करेगी, ये ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो जैसे ही वो लिम्ब बड़ ग्रोथ करेगी और एक्सपैंड होगी, तो ये डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी किसके बीच में, ग्रिमलिन के बीच में, और किसके बीच में, ग्रिमलिन जो कि यहाँ पे मेसोडर्म में एक्सप्रेस हो रहा है, और किसके बीच में, यहाँ पे AER, ये जो रीजन है AER वाला, और ZPA रीजन, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी वाला जो रीजन है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसके बीच में और इसके बीच में, और जो मेसोडर्म है जो ग्रिमलाइन को सिक्रेट कर रही है, उसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ जाती है। और ये जो डिस्टेंस है ये किस में आती है, डिस्टल मोस्ट मेसेंकाइम में आती है। इस टाइम पे जो BMP होता है, BMP वो एब्रोगेट करते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की सिंथेसिस को, और स्टॉप करते हैं और इनहिबिट करते हैं। तो जो AER है वो क्या हो जाता है, इस टाइम पे AER कोलैप्स हो जाता है, और उसकी जो सेल्स हैं वो एपोप्टोसिस करती हैं, सेल डेथ करती हैं। और जो ZPA होता है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, जिसमें सोनिक एजोग एक्सप्रेस होता है, वो भी टर्मिनेट हो जाता है। बट सोनिक एजोग को एक्सप्रेस करने वाली सेल्स की जो डॉटर सेल्स क्रिएट होती हैं आफ्टर डिवीजन, वो डॉटर सेल्स यहाँ पे क्या करती हैं, कार्टिलेज और बोन्स की फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से डिजिट डेवलप होती है। तो इस लेवल पे आके जो एम्ब्रॉयनिक फेज होती है लिव डेवलपमेंट की, वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा होक्स स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिट। इसमें क्या होता है, जो होक्स जीन होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं फेथ मैप को या फेट्स को अलोंग ईच एक्सिस ऑफ द लिम्ब। ईच एक्सिस ऑफ द लिम्ब मीन्स प्रोक्सिमल से डिस्टल भी, एंटीरियर से पोस्टीरियर भी, और डोर्सल से वेंट्रल भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 4 क्लासेस होती हैं होक्स की।
होक्स ए जीन होता है, होक्स बी होता है और होक्स सी होता है और होक्स डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होक्स डी क्लस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो दो फेज में काम करते हैं। होक्स डी क्लस्टर, ये एक फेज है, ये टू फेज है, ये दो फेज हो रही है, ये होक्स डी क्लस्टर है। फर्स्ट जो फेज होती है वो क्या फॉर्म करती है, स्टाइलोपोड और जुगोपोड। फर्स्ट स्टाइलोपोड और जुगोपोड को फॉर्म करेंगे, जो मतलब कि ये ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना वाला पार्ट फॉर्म करेंगे। और जो सेकेंड फेज होती है वो स्पेसिफाई करती है ओटोपोड को, डेट मीन्स कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस वगैरह हमारे यहाँ पे डिजिट जो है वो फॉर्म होंगी। जब हमारी जो लिम्ब है वो अर्ली स्टेज में होती है तो वो क्या करती है, यहाँ पे कुछ एनहेंसर्स, कुछ रेगुलेटरी मोलिक्यूल सिक्रेट होते हैं जिसको बोला जाता है ELCR, अर्ली लिम्ब कंट्रोल रेगुलेटर। E स्टैंड फॉर अर्ली, L स्टैंड फॉर लिम्ब, C स्टैंड फॉर कंट्रोल एंड R स्टैंड फॉर रेगुलेटरी। ये एक्टिवेट करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन होक्स डी जीन का एक टाइम डिपेंडेंट मैनर में। टाइम डिपेंडेंट मैनर, कौन से टाइम पे कौन सा जीन एक्सप्रेस होना है। जो इस रेगुलेटर के ELCR के पास में कौन सा जीन होगा वो अर्ली एक्टिवेट होगा। इट मीन्स जो होक्स डी फर्स्ट है वो पहले एक्टिवेट होगा। होक्स डी फर्स्ट जो है वो पहले एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारा रीजन है एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस का, उसको जनरेट करेगा। और जो हमारा इट मीन्स कि जो हमारा रीजन है यहाँ पे एंटीरियर, जो हमारा पोस्टीरियर रीजन है उसमें हमारा D1 एक्सप्रेस होगा। तो जो फिर उसके बाद आता है कुछ और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं पोस्ट। ये अर्ली रेगुलेटरी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिसको पोस्ट स्टैंड फॉर पोस्टीरियर रेस्ट्रिक्शन। ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है, स्पेशियल रेस्ट्रिक्शन। स्पेशियल रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है स्पेस के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन लगाता है एक्सप्रेशन में किसी पर्टिकुलर जीन के। और ये जीन होते हैं होक्स डी 10 से होक्स डी 13 के बीच में। इनका जो एक्सप्रेशन है 13, 12, 11 एंड 10 का, इनका स्पेशियल कैसे एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब किस रीजन में, किस डोमेन में कैसे एक्सप्रेस होना है इन जीन्स को, उन पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है कौन सा, पोस्ट। इट मीन्स डैट जो जीन होते हैं जो क्लोजेस्ट होते हैं इस पोस्ट रीजन के, वो मोस्ट रेस्ट्रिक्शन एक्सप्रेशन डोमेन में एक्सप्रेस होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द लिम्ब बड। ये एक पैटर्न क्रिएट कर देता है होक्स डी प्रोटीन्स का, जो एक्टिवेट करता है लॉन्ग रेंज एनहेंसर को। लॉन्ग रेंज एनहेंसर होते हैं ZRS एनहेंसर। ये लॉन्ग रेंज जो एनहेंसर हैं ZRS एनहेंसर, ये सोनिक एजोग के एनहेंसर होते हैं। ये एक्टिवेट करते हैं एक्सप्रेशन सोनिक एजोग का, किसमें, पोस्टीरियर लिम्ब बड मेसेंकाइम्स में, मतलब ये पोस्टीरियर रीजन फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, जो प्रेजेंस है होक्स B8 की, होक्स B8 की जो प्रेजेंस है, ये होक्स B8 की जो प्रेजेंस है मेसेंकाइम सेल्स में, वो डिफाइन करती है पोस्टीरियर बाउंड्री। किसकी, फोर लिम्ब की पोस्टीरियर बाउंड्री डिफाइन करती है। जो ये सोनिक एजोग है पोस्टीरियर रीजन में, ये और जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी वाले रीजन में ये एक्टिवेट करते हैं कुछ एनहेंसर मॉलिक्यूल्स को, जिसको बोला जाता है GCR। G स्टैंड फॉर ग्लोबल, C स्टैंड फॉर कंट्रोल, R स्टैंड फॉर रीजन। ग्लोबल कंट्रोल रीजन, ग्लोबल कंट्रोल रीजन ये इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट मतलब इन्वर्जन कर देते हैं, किसका, होक्स 10 और 13 के 10 से लेके 13 तक के जितने भी होक्स जीन हैं उनके एक्सप्रेशन के पैटर्न को ये इन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से इन्वर्ट करते हैं कि जो होक्स D13 है वो पोस्टीरियर रीजन में एक्सप्रेस होगा। हमने पढ़ा कि जो पोस्ट है वो रेस्ट्रिक्ट करेगा एक्सप्रेशन, इन जीन्स के एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा जिसकी पोस्टीरियर रीजन में, बट इसका रिवर्स कौन करता है, GCR, जिसको ग्लोबल कंट्रोल रीजन बोलते हैं। ये एक्सप्रेशन करवाता है होक्स D13 का मोस्ट पोस्टीरियर रीजन में, एंड होक्स 12 और 11 एंड 10 जो होते हैं वो नैरो डोमेन्स में पोस्टीरियर से एंटीरियर के टुवार्ड्स एक्सप्रेस होते जाते हैं। इस तरह से एक्सप्रेस होते जाते हैं कि जो मोस्ट एंटीरियर डिजिट है, मान लो जो मोस्ट एंटीरियर डिजिट होती है वो होती है हमारी थंब।
ठीक है। तो जो थंब रीजन है उसमें हमारा एक्सप्रेस होगा HOXD13, और जो पोस्टीरियर रीजन होगी मतलब लिटिल फिंगर होगी, उसमें हमारा HOXD1 एक्सप्रेस होगा। बट जब थंब है उसमें केवल और केवल HOXD13 ही एक्सप्रेस होगा और कोई भी HOXD एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो फर्स्ट फेज होती है होक्स डी जीन की, वो स्पेसिफाई करती है जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी को, और जो सेकेंड फेज होती है वो HOXD जीन्स की, वो इंस्ट्रक्ट करती है एक्सप्रेशन पैटर्न कि क्या पैटर्न होगा इन जीन्स के एक्सप्रेशन का, जिसकी वजह से डिजिट अपनी आइडेंटिटी को गेन करेंगी, मीन्स वो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट ये बनाएंगी। इस स्टेज पे अगर जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी और सोनिक एजो को सिक्रेट करने वाली सेल्स को एंटीरियर मार्जिन में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वहाँ एंटीरियर रीजन में भी होक्स डी का एक्सप्रेशन होगा और मिरर इमेज क्रिएट होगी, जिसकी वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में ही थंब डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्यूरिंग मॉडल। जो ट्यूरिंग है, एलान ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कोड को ब्रेक किया था, और उन पे एक मूवी बनी है इमिटेशन गेम, जो 2004 में आई थी, अच्छी मूवी है, मैंने देखी, आप भी देखिए। और जो ट्यूरिंग मॉडल है वो ये एक्सप्लेन, जो एलान ट्यूरिंग है उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो एक होमोजीनियस सेल का मिक्सचर होता है जिसमें अलग अलग एक्सप्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, एक उन्होंने बोला था मॉर्फोजन ए और एक बोला था मॉर्फोजन आई। तो उन्होंने बोला था कि जो ए होता है वो अपना भी ऑटो एक्टिवेशन करवाता है, अपने आप को भी सिक्रेट करता है और आई को भी सिक्रेट करता है, बट जो आई होता है इनहिबिटर होता है, वो ए को इनहिबिट करता है। इस मैकेनिज्म को LALI बोलते हैं, लेटरल एक्टिवेशन लेटरल इनहिबिशन मैकेनिज्म। तो जो लेटरल ऑटो एक्टिवेशन लेटरल इनहिबिशन जो मैकेनिज्म है, इसके थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं कि डिजिट में कैसे स्केलेटोजेनेसिस होती है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की अलोंग, वो अब आज हम समझेंगे। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस की बात की, वहाँ पे मैंने बात की कि कैसे ट्यूरिंग मॉडल के थ्रू हम प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस की डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कौन सा रीजन है जो एक्टिवेटर की तरह काम करता है और कौन सा रीजन है जो इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे सेथ एंड उसके कुछ कलीग्स थे, उन्होंने 2012 में एक हाइपोथेसिस दिया कि जो HOXD13 है और HOXD11-13 है, ये जीन फंक्शन करते हैं ट्यूरिंग मॉडल की तरह, मतलब उस मैकेनिज्म पे बेस्ड ये फंक्शन करते हैं और डिजिट की आइडेंटिटी और डिजिट के नंबर को कंट्रोल करते हैं। अगर इनका जो एक्सप्रेशन है वो गड़बड़ा जाए तो नंबर जो है डिजिट का वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब पॉलीडेक्टाइली वाली स्टेज आ जाती है, फिनोटाइप वो डेवलप होता है पॉलीडेक्टाइली वाला। क्योंकि जो वे है जिसके थ्रू नंबर ऑफ डिजिट बढ़ रही हैं, वो किसकी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि जो डिस्टल मेसेंकाइम्स है उसका डिवीजन का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है, और जब उसका तरीका चेंज हो रहा है इस वजह से जो नंबर है डिजिट का वो इंक्रीज हो रहा है। इस हाइपोथेसिस को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया और ये देखा कि जो सोनिक एजोक होता है, सोनिक एजोक और जो GLI3 होता है, वो सिंगल और डबल नल म्यूटेंट में भी सिंगल म्यूटेशन शो करे ऑर्गेनिज्म या फिर डबल नल म्यूटेशन शो करे, उन दोनों में ही क्या होती है, डिजिट फॉर्म होती है, जबकि सोनिक एजोक और GLI3 दोनों में ही म्यूटेशन प्रेजेंट है। तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि ये कैसे पॉसिबल है कि सोनिक एजोक और GLI3 दोनों में म्यूटेशन होने की वजह से भी जो लिम्फ फेनोटाइप आ रहा है वो पॉलीडेक्टाइलस आ रहा है। हमने पहले देखा कि जो GLI3 है और जो सोनिक एजोक है वो डिजिट की पैटर्निंग को करने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये देखा कि जो डिस्टल होक्स जीन होते हैं, डिस्टल होक्स जीन प्लस जो AER से डिराइव्ड फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का जो ग्रेडियंट होता है वो भी डिजिट को फॉर्म करने में मेजर रोल प्ले करता है। अगर हम यहाँ पे देखें नॉर्मल माउस में देखें या फिर GLI3 नल म्यूटेंट माउस में देखें, जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस शो किया गया है, तब ये प्रेडिक्ट किया गया कि थोड़ा सा भी साइज में जब चेंज आता है, किसमें, डिस्टल लिम्ब के बड़ में थोड़ा सा भी साइज में जब चेंज आता है तो नंबर ऑफ डिजिट चेंज हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, नंबर ऑफ डिजिट चेंज होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जब होक्स और GLI3 म्यूटेंट फिनोटाइप जो कि पॉलीडेक्टाइलस है उनका कंपैरिजन किया गया, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे होक्स जीन हमारा वाइल्ड टाइप की फॉर्म में है, यहाँ पे सिंगल म्यूटेंट है, यहाँ पे एक म्यूटेंट है, एक हमारा नॉर्मल फॉर्म में है, और
यहाँ पे हमारा ये एक होक्स 11 एंड 13 जो है वो म्यूटेंट फॉर्म में है, यहाँ पे एक सिंगल म्यूटेंट है और यहाँ पे दोनों ही म्यूटेंट है, तो कोई भी डिजिट नहीं आ रही। सेम GLI3 की म्यूटेशन में हमने देखा तो ये चेंज आई। तो जब ये होक्स जीन की म्यूटेशन की वजह से जो फिनोटाइप क्रिएट हुए और GLI3 की म्यूटेशन की वजह से जो फिनोटाइप क्रिएट हुए, उन दोनों का जब कंपैरिजन किया गया तो किसके साथ कंपैरिजन किया गया? इनका कंपैरिजन किया गया सैक्रोपेड्रिगन लोफिंड के साथ और रे फिंड के फिशेस के साथ, उनके फिन्स के साथ जब ये उनका कंपैरिजन किया गया तो ये पता चला कि जो डिजिट की फॉर्मेशन है वो एक कंजर्व्ड और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग रिएक्शन डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जो ट्यूरिंग मॉडल पर बेस्ड है। क्योंकि यहाँ पे ना तो वो होक्स जीन और ना ही GLI3 और ना ही सोनिक एजोग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अगर वो अब्सेंट भी हैं तब भी डिजिट क्या हो रही है? फॉर्म हो रही है। बट अगर वो कंप्लीटली एब्सेंट है तो कोई डिजिट फॉर्म नहीं हो रही। बट अगर उनमें थोड़ी एक सिंगल म्यूटेशन है तो डिजिट फॉर्म हो रही है और पॉलीडेक्टाइल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। तो कैसे हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि जब सोनिक एजोग्ली को और हम होक्स 13, 11, 213 को मानते हैं कि ये डिजिट की आइडेंटिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं, अगर इन्हीं में सिंगल म्यूटेशन है तो भी पॉलीडेक्टाइलस फिनोटाइप आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसका रीजन यही हो सकता है कि कुछ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो डिजिट की आइडेंटिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जो ये अजम्पशन है इसको प्रिडिक्ट किया गया कि कुछ मोर्फोजन एक्टिवेटर्स हैं और कुछ इनहिबिटर्स हैं, जैसा कि ट्यूरिंग ने अपने मॉडल में बोला था। वो प्रेजेंट है किसमें? डिस्टल लिम मेजेंकाइम में। डिस्टल इसलिए क्योंकि वो डिस्टल एंड पे आके हमारी डिजिट्स फॉर्म होती हैं। तो जो डिस्टल लिम की जो मेजेंकाइम्स हैं उनमें कुछ मोर्फोजन प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रोजेनेसिस के टाइम पे। कॉन्ड्रोजेनेसिस स्टेज वो होती है जिसमें हमारी कार्टिलेज फॉर्म होती है, तो उस टाइम पे कुछ मोर्फोजन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एक्टिवेटर कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? इनहिबिटर कह सकते हैं, जैसे कि ट्यूरिंग ने अपने मॉडल में एक्सप्लेन किया था। बट ये मोर्फोजन आखिर में है क्या? इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, शार्प लैब अप्रोच जिसको बोलते हैं। उन्होंने ये करेक्टराइज किया कि जो टेम्पोरल और स्पेशियल पैटर्न है, टेम्पोरल पैटर्न और स्पेशियल पैटर्न अर्ली प्री कार्टिलेज के किसमें? डिस्टल लिम में, वो किसके थ्रू क्रिएट किए जा रहे हैं? यहाँ पे SOX9 के थ्रू। मतलब SOX9 वहाँ पे कुछ रोल प्ले करता है और इस रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने 2 पॉपुलेशन ली सेल्स की। एक जो पॉपुलेशन थी वो थी अर्ली लिम मेजेंकाइम सेल्स, एक थी अर्ली और एक थी लेट। ठीक है, जो अर्ली थी वो मेजेंकाइम सेल्स एक्सप्रेस कर रही थी SOX9 को, वो SOX9 को एक्सप्रेस कर रही थी, और जो सेकंड थी वो एक्सप्रेस नहीं कर रही थी SOX9 को, बल्कि वो किसको एक्सप्रेस कर रही थी? जो लेट वाली थी वो वेंट और BMP को एक्सप्रेस कर रही थी। मीन्स उन्होंने 2 पॉपुलेशन ली, अर्ली जिसमें केवल SOX9 का एक्सप्रेशन था, लेट जिसमें SOX9 का एक्सप्रेशन नहीं था, वेंट एंड BMP का एक्सप्रेशन था। बेस्ड ऑन दिस रेस्पोपोविया ने एक 3 नोड BSW, क्या? एक 3 नोड BSW ट्यूरिंग टाइप नेटवर्क होने का दावा किया। यहाँ पे ट्यूरिंग टाइप नेटवर्क जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। B स्टैंड फॉर BMP, S स्टैंड फॉर SOX9, W स्टैंड फॉर वेंट। यहाँ पे जो BMP है वो यहाँ पे एक्टिवेटर की तरह काम कर रहा है, एक्टिवेटर मोर्फोजन है ये, जैसे ट्यूरिंग मॉडल में ट्यूरिंग ने एक्सप्लेन किया था। और जो वेंट है वो इनहिबिटर मोर्फोजन है। और यहाँ पे जो BMP और जो वेंट है उनका जो डिफरेंशियल रेगुलेशन है वो यहाँ पे डिफरेंशियल रेगुलेशन करवाते हैं SOX9 का। और ये वेंट और BMP होक्स G13 और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर A8 के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के अंडर काम करते हैं। उन दोनों का कंट्रोल होता है वेंट और BMP पे। ठीक है, तो जब BMP यहाँ पे एक्टिवेटर है तो वो खुद का भी ऑटो एक्टिवेशन करेगा और वो दूसरे को भी एक्टिवेट करवाएगा, पर जो वेंट है वो इनहिबिशन का काम करेगा यहाँ पे। सो जो BSW है, BMP, SOX9 और वेंट जो ट्यूरिंग मॉडल है ये रेस्ट्रिक्ट करता है, क्या रेस्ट्रिक्ट करता है? स्पेशियल डिस्टल एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन किसका, होक्स जीन का। जो होक्स जीन स्टिमुलेट करते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेचर किसका, डिजिट डेवलपमेंट का, ताकि वो सेल्फ ऑर्गेनाइज होके प्रॉपर डिजिट की डेवलपमेंट कर सके, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। अब समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। यहाँ पे जो ट्यूरिंग मॉडल में मॉर्फोजन या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं उनका एक्सप्रेशन शो किया गया। यहाँ पे स्टोक्स 9 का स्ट्रिप की फॉर्म में एक्सप्रेशन शो किया गया है, और यहाँ पे बीएमपी एंड वेंट का एक्सप्रेशन शो किया गया है। जो वेंट है वो एक्सप्रेशन शो करता है दूसरे जीन्स के साथ, एक्सिन 2 और लेफ्ट 1 के साथ। यहाँ पे शो की गई है प्रॉपर लिम्ब ग्रोथ कैसे होगी हमारे ट्यूरिंग मॉडल के थ्रू, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हमारा है यहाँ पे कंप्यूटर स्टिमुलेशन के थ्रू शो किया गया है डिजिट की डेवलपमेंट। यहाँ पे शो किया गया कि सोक्स जो 9 है उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है उस और कहाँ पे होता है, तो वो कंप्यूटराइज्ड स्टिमुलेशन यहाँ पे शो की गई है। और यहाँ पे बीएमपी और सोक्स 9 के बीच में क्या यहाँ पे बीएमपी, सोक्स 9 और वेंट के एक्सप्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी लेट पीरियोडिक डिजिट पैटर्न में, वो शो किया गया है कि यहाँ पे हमारा वेंट एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे हमारा बीएमपी सोक्स 9 एक्सप्रेस होता है, और बीएमपी का एक्सप्रेशन बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, इंटरमीडिएट होता है। तो ये डिफरेंट पैटर्निंग शो की गई है कि कैसे एक्सप्रेशन होता है हमारा वेंट, सोक्स 9 और बीएमपी का, वो यहाँ पे शो किया गया है। तो ये नॉर्मली एक्सप्रेशन पैटर्न है जो कंप्यूटराइज्ड स्टिमुलेशन के थ्रू शो किया गया है। बाकी जो हमें समझना है वो है ट्यूरिंग मॉडल, कि कैसे ये एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैसे ये इनहिबिट हो रहे हैं, कैसे ये डिजिट फॉर्म कर रहे हैं। So guys, if you really like my video, then please thumbs up, subscribe to my channel and support me, and thank you so much for watching my videos. And if you have any query, then write in that comment box given below. I will definitely reply to your questions. Thanks again.